इस वक्त की बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से है वो ये कि तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में फडणवीस बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस ये समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली रवाना हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, जो सफलता हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली उसमें देवेंद्र फडणवीस का बड़ा रोल बताया जाता है। बताया जाता है कि उन्हीं की वजह से शिवसेना के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग भी हुई और इस वक्त जो बगावत चल रही है उसके पीछे भी बीजेपी का होने का आरोप लगाया जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार का भी बयान आ गया है। मुनगंटीवार कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कोर टीम से चर्चा करेंगे। यानी कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि बागी विधायकों का अगला कदम क्या होगा और जो अगला कदम बागी विधायकों का होगा उसी के हिसाब से फिर बीजेपी आगे बढ़ेगी। कोर टीम से चर्चा कर रहे हैं, सुधीर मुनगंटीवार का बयान। ये भी महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता हैं और उनका बयान मायने रखता है। कोर टीम से चर्चा कर रहे हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी। जो कदम आगे बागी विधायक उठाएंगे उसी के हिसाब से बीजेपी भी चलेगी। शिवसेना तो आरोप लगा ही रही है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। यहां सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, जो होगा बागी विधायकों की तरफ से उसी के हिसाब से आगे कदम उठाएंगे। वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे। अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिति पे नजर लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिद्ध करने की अभी तो आवश्यकता नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी यह अल्पमत कब सिद्ध करेगी। और इसी बीच खबर यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे आज शिवसैनिकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। शाम 6 बजे आदित्य ठाकरे जो है वो शिवसेना के नेताओं की उन्होंने बैठक बुलाई है और इसमें कई सीनियर नेता भी शामिल होंगे। शिवसेना के पास अब विकल्प बेहद कम बचे हैं, लेकिन फिर भी चर्चाओं का दौर, बैठकों का दौर जारी है और अब ये बैठक जो है वो आदित्य ठाकरे करने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने शाम 6 बजे बैठक बुलाई है जिसमें शिवसेना के कई सीनियर नेता शामिल होंगे। आगे क्या किया जा सकता है, विकल्प क्या है, संभावनाएं क्या है, इसे लेकर शिवसेना के लिए इस वक्त चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बागी विधायकों का अगला कदम ये तय करेगा कि सरकार के रूप में महाविकास आघाड़ी बचेगी या नहीं और पार्टी के रूप में शिवसेना का आगे क्या होगा। ऐसे में जो बचे हुए विकल्प हैं उन पर तेजी से काम करना होगा। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से येशा कोटक भी हैं और विशाल पांडे भी हैं। येशा, सबसे पहले तो शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है, आदित्य ठाकरे बैठक करने जा रहे हैं शिवसेना के सीनियर नेताओं के साथ। विकल्प क्या बचे हैं शिवसेना के पास, अगला कदम अब क्या हो सकता है? जी फिलहाल जैसे हम देख सकते हैं कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से जो है बागी विधायक यहाँ से निकले हैं, हर रोज हम देख रहे थे कि नए जो विधायक थे यहाँ से निकल के गुवाहाटी जा रहे थे, जिसके चलते हमने देखा था कि शिवसेना में जो अभी जो बचे हुए विधायक है और बचे हुए जो लीडर्स हैं उन्हें ये कहा गया था वो जाके जो है पब्लिक से बात करें, पब्लिक मीटिंग रखे, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से आदित्य ठाकरे अलग अलग जगहों पे एक बाइकला में भी गए थे। इसके पहले जो है वडाला में भी वकोला में भी जो है जाके एक मीटिंग हुई थी। अभी आज जो है मीटिंग जो है आज होनी है गोरेगांव में। तो ये सब जो है क्योंकि अभी तक जो जितने लोग बचे यानी कि जो पब्लिक बची है उन्हें मोबिलाइज करने के लिए ये कहा गया है। हम देख रहे हैं कि जहां ये मीटिंग हो रही है वहां पे ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जब बागी विधायक वापस आए तो उन्हें जो है फिर भले वो एयरपोर्ट हो या उनके जाते हुए रास्ते पे उन्हें वहीं रोका जाए। तो ये जो मीटिंग है वो इसीलिए है क्योंकि जो शिवसैनिक बचे हैं अभी जो है शिवसेना को ये समझ में आ चुका है कि उनके हाथ से सत्ता तो जा ही रही है, लेकिन फिलहाल जो है उन्हें जितने भी लोग बचे शिवसेना में उन्हें अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। तो इसके चलते जो है अभी जितने भी कॉर्पोरेटर्स भी बचे हैं उनके पास उनसे बातचीत हो रही है। और ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त जानकारी यह है कि शिवसेना ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। शिवसेना ने इस तरह की बातचीत की खबरों का खंडन किया है। अटकलें थी कि उद्धव ने फडणवीस से सरकार के लिए संपर्क किया है, लेकिन अब शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी खबरें जो है वो निराधार हैं।
देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। शिवसेना ने इस तरह की बातचीत की खबरों का खंडन कर दिया है। पहले इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सरकार की स्थिति को लेकर कोई चर्चा हुई है। और इसके पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह थी कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से 21 जून को संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी समझौते की संभावना से इनकार कर दिया था। उद्धव ने सरकार बचाने की कोशिश के लिए और साथ आने के लिए संपर्क किया था देवेंद्र फडणवीस से, ताकि बागी विधायकों को भी एक झटका दिया जा सके। स्थिति को फिर से समझना होगा। 21 जून वो दिन था जब एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के गुट के साथ महाराष्ट्र से बाहर चले गए थे। पहले वो गुजरात पहुंच गए थे। जब इस बात की जानकारी उद्धव ठाकरे को हुई तो बागी विधायकों को एक झटका देने के लिए और अपनी सरकार को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था। इस तरह की खबरें आई थी पहले, लेकिन अब शिवसेना इस तरह की बातों से इनकार कर रही है। शिवसेना कह रही है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार बनाने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई। इस तरह की खबरों का खंडन कर रही है शिवसेना। जबकि पहले खबर यह थी कि बागी विधायकों को सबक सिखाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और अपनी सरकार को बचाना भी चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से बात की थी। विशाल पांडे और जानकारी के साथ हमारे साथ है। विशाल, 21 जून वो दिन था जब एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुजरात पहुंच गए थे। वो पहला दिन था जब वो महाराष्ट्र से बाहर थे। अब खबर यह है कि वही दिन था जब उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को सबक सिखाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस से बात की थी। अब भले ही शिवसेना खंडन कर रही है। विशाल, एक बार फिर से अपनी बात रखिए। येशा के पास चलते हैं। विशाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। येशा, जिस तरह से सामने आ रही है खबरें, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की बातचीत, क्या दम है इन खबरों में? जी, हमारे सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि ये जो बातचीत की गई थी एक बहुत ही विश्वसनीय जो है उद्धव ठाकरे से, उन्होंने ये बातचीत की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा था कि ये जो विश्वसनीय सूत्र है जिन्होंने बातचीत की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, उन्हें इसके पहले उद्धव ठाकरे ने जो बागी विधायक है उनसे भी बातचीत करने को कहा था। ये बात जो है सूत्रों के हवाले से बाहर निकली है, लेकिन अब जो है शिवसेना इस बात को नकार रही है, कह रही है कि ये पूरी बातें बेबुनियाद है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि 21 तारीख वही दिन था जब एकनाथ शिंदे बागी विधायक के साथ सूरत गए थे। सूरत के बाद उन्हें गुवाहाटी भेजा गया था। ये पहला ही दिन था, क्योंकि हमने देखा था कि जहां महाराष्ट्र में एमएलसी इलेक्शंस हुए थे पिछले सोमवार को, तो उस एमएलसी इलेक्शंस के चलते जो है हमने देखा था कि काफी सीटें एमवीए गठ यानी कि महाविकास आघाड़ी गठ से जो है निकल गई थी। बीजेपी को तकरीबन 5 सीटें मिली थी एमएलसी इलेक्शन में, जिसके चलते जो है ये शिवसैनिक विधायक थे वो काफी नाराज थे और इसी के चलते जो है वो सूरत निकल गए थे। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकली कि अभी की बात नहीं है, लेकिन काफी समय से जो है एकनाथ शिंदे की बातचीत चल रही थी। वो काफी टाइम से जो है उद्धव ठाकरे की जो लीडरशिप है उनसे नाखुश थे, लेकिन क्योंकि एमएलसी इलेक्शन में हमने देखा, एमएलसी और उसके पहले भी जो है राज्यसभा इलेक्शन में भी जो है शिवसेना को काफी सीटें नहीं मिल पाई, जिसके चलते जो है जो विधायक थे यहाँ से पहले जाके एकनाथ शिंदे के घर मिले थे, क्योंकि हमने देखा था कि जो विशाल पांडे का मैं रुख करूंगा। विशाल, अपनी बात पूरी कीजिए। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा था। और मेरा सवाल अब ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर जैसा विपक्ष आरोप, जैसा कि उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है, तो फिर यह समझना जरूरी है कि अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। देखिए विशाल, बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से तैयार इस वक्त दिखाई दे रही है और देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। क्योंकि 11 जुलाई तक का समय एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे कैंप बीजेपी इनके पास है, क्योंकि इस दौरान किसी भी विधायक की सदस्यता नहीं जाएगी, उन्हें कोई अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब देवेंद्र फडणवीस पूरी तैयारी जरूर कर रहे होंगे अंदर खाने की, कैसे
सरकार बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 39 शिवसेना के विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों का उनके पास समर्थन है और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी जैसे ही आधिकारिक तौर पर शिंदे कैंप की तरफ से राज्यपाल को कोई पत्र दिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं, ऐसा आदेश दे सकते हैं और फिर देवेंद्र फडणवीस की भूमिका सबसे ज्यादा आगे दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स नहीं होंगे, उनकी सरकार गिर सकती है, जिसके बाद राज्यपाल जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको आमंत्रित करते हैं, सरकार बनाने का न्योता देते हैं। तो इस तरह से देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बीजेपी के विधायकों की संख्या देखें तो 106 विधायक बीजेपी के हैं, इसके अलावा कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के पास है। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो आप आने वाले दिनों में ये घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई पड़ सकता है, जिसकी बिल्कुल बीजेपी के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र संकट अभी जारी है। संजय राउत कह रहे हैं कि 11 जुलाई तक जो है बागी विधायक आराम करें, और वहीं ईडी के नोटिस पर संजय राउत ने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे गिरफ्तारी कर लो। तो 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। पश्चिम बंगाल का भी मैंने नाम सुना है और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाइए। और उद्धव सरकार के मंत्री ने एक खुली धमकी दी है। मंत्री सुभाष देसाई ने मंच से धमकी दी, बागी विधायक एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, आधे विधायक तो सेना भवन चले जाएंगे। बागी विधायकों को सुभाष देसाई की यह धमकी सुनिए। अभी ऐसे एक प्रयास हुआ है, शिवसेना भवन में एक डाका हुआ। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं, परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव सरकार के एक हफ्ते के भीतर लिए गए ताबड़तोड़ फैसलों की जानकारी मांगी। जब से राज्य में यह राजनीतिक संकट शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सरकार के अलग अलग विभागों ने जिस तेजी के साथ सरकारी फैसले लिए हैं, जीआर निकाले हैं। 21 जून से 25 जून के बीच में 200 के करीब जीआर निकाले गए, जबकि सोमवार तक इनकी संख्या हो गई 369। सरकार के इन फैसलों पर नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और इन फैसलों की जांच करने की मांग की है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार तो अल्पमत में है, उसके बावजूद इतनी तेजी से फैसले कैसे ले रही है। जिसके बाद अब राज्यपाल दफ्तर ने सरकार से पिछले कुछ दिनों में लिए गए फैसलों की जानकारी मांगी है। पिछले सप्ताह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार ने चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव को लिखा कि जितने भी निर्णय, जितने जीआर, जितने सर्कुलर जारी किए गए हैं उनकी जानकारी दीजिए। तो नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, इस तेजी के साथ फैसले कैसे ले रही है, खासतौर से जब से महाराष्ट्र में सियासी संकट शुरू हुआ है, यानी कि 21 जून से। तो राज्यपाल ने भी अब सरकार से जानकारी मांगी है पिछले एक हफ्तों में लिए गए सरकारी फैसलों की।
और उद्धव सरकार के फैसलों की शिकायत जो है वो प्रवीण दरेकर ने की थी। जी न्यूज से बातचीत में दरेकर ने कहा है कि फैसलों से भ्रष्टाचार का डर है। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवीण दरेकर हैं। आपने खत लिखा है क्योंकि आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे सब बहुत कुछ है जो चुपचाप चल रहा था। क्या आखिर में ये घटनाक्रम था? नहीं, महाराष्ट्र में आज राजकीय स्थिति अस्थिर है, वोलेटाइल स्थिति है और इसलिए राज्य में निर्णय जिस गति से ले रहे हैं और उसमें भी लोगों का हित नहीं है, ना किसानों का हित, ना सर्वसामान्य गरीब लोगों का हित, और इसी तरह के सैकड़ों की संख्या से जीआर निकलते हैं। उसके पीछे हमारी शंका है कि इसके पीछे गैरव्यवहार हुआ है, होने वाला है, भ्रष्टाचार होने वाला है। तो यह सब चीज़ राज्यपाल महोदय को खत के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित किया और मुझे खुशी है। मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर सर्वसामान्य लोगों का पैसे का गलत तरह से इस्तेमाल न हो इसकी चिंता की है और उन्होंने उसका रिप्लाई मांगा है, कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं उनको महाराष्ट्र की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे लगता है अभी इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये जो खत लिखा आपने 3 दिन पहले लिखा, तब आपके पास किस तरह के इनपुट्स आए जो आपको एक खत लिखने की जरूरत महसूस हुई? उस खत का लबोलुआब क्या लिखा आपने उसको? मुझे लगता है तभी 260 जीआर निकाले गए थे जो मेरे पास इनपुट आए थे और कई जीआर तो अपलोड ही नहीं किए थे। अभी मेरे पास यादी है 560 जीआर जो अपलोड हुए हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों जीआर है जो अपलोड ही नहीं हुए। लेकिन अपलोड नहीं हो तो लोगों के सामने नहीं आएंगे तो आएंगे, आज कल परसों तो आएंगे। मुझे लगता है इसी तरह की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2.5 साल हाथ में था तभी कुछ किया नहीं और 3-4 दिन में पूरे महाराष्ट्र को बदलने जा रहे हैं। तो आपका हित महाराष्ट्र हित नहीं, आम आदमी का हित नहीं, तो इसके पीछे भ्रष्टाचार का हमें संशय आता है। इसलिए हम लोग मांग किए और राज्यपाल महोदय को आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं कि इसके आगे एक भी जीआर इसी तरह गैरव्यवहार का शंका रहे ऐसा न निकले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.